अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैफ एड ऑर्डिनरी एश्योरेंस के मार्च 23 अटैम्प्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, पिछले कोई 6-8 साल का एनालिसिस किया है। स्पेशली जो मेरे हमारी स्कीम चेंज हुई थी एजुकेशन स्कीम्स के ऊपर, जो 2-3 अटैम्प्ट हमारे पास लास्ट हैं जिसमें हमारी ग्रिड भी चेंज हुई थी, उसके बेसिस पे एक चीज़ को एनालाइज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं। तो मैं पूरे चीज़ों को ग्रेड वाइज लेके चल रहा हूँ कि हमारी टोटल 4 से 5 ग्रेड्स हैं, हर ग्रेड में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा लास्ट टाइम एग्जामिन हो गया, कौन सा एग्जामिन नहीं हुआ, और हर टॉपिक हर स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये जो बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर एक एंड की रिवीजन स्ट्रेटेजी बता दें, ये वीडियो पार्शियली आपको हेल्प करेगी। अगर इस वीडियो को आपने तमीज से देख लिया और पेपर से पहले और पेपर देने से कुछ घंटे पहले अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से घुमा लिया, तो एक प्रोबेबिलिटी है इंशाल्लाह कि इनमें से कुछ टॉपिक्स एग्जामिन हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो वीडियो तमीज से देखिएगा और तैयारी ऑब्वियसली 100% करनी है, बट जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, उस पर थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप रखनी है आपने, मतलब पेपर से पहले उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड ए से। ग्रेड ए में हमारे पास टोटल 5 ही चीजें हैं। सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइजा 210 है, आइजा 220 है, कंपनीज एक्ट है और कोड ऑफ एथिक्स है और आइजा 200 है। ठीक है, हम करते क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, आइजा 210 और आइजा 200, ये 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुए हैं। ठीक है, और कंपैरेटिवली ये ग्रेड आपकी थोड़ी सी आसान ग्रेड समझी जाती है, क्वांटम वाइज कम है। इसको वैसे तो आप 100% करना है, लेकिन मैं हर ग्रेड के ऊपर आपको बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आईकैप ने बहुत अरसे तक एग्जामिन नहीं किया है। एक जमाने तक ये आईकैप के फेवरेट एरियाज होते थे, लेकिन आईकैप ने पिछले 3-4 अटेम्प्ट इसको एग्जामिन नहीं किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट में एक्सपेक्टेशन गैप, स्टूवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना प्यारे बच्चों, ये देखें आप, अगर आपने देखा होगा 3-4 साल पहले कि वो एक पेपर में सवाल आता था कि जी दोस्त ने खत लिखा और दोस्त ने ऐसा बोला और फला ने ऐसा बोला और वो ये कह रहा था कि जी ऑडिट ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये जो इसमें स्टूवर्डशिप के कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन गैप के कॉन्सेप्ट और इनहेरेंट लिमिटेशन कॉन्सेप्ट जो मिला जुला के वो पूछता था, एक्सपेक्टेड इस बार पूछ सकता है। ट्रू एंड फेयर व्यू की डेफिनेशन और ट्रू एंड फेयर व्यू फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जब होगा तब हम ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज करते हैं अपनी ओपिनियन में, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटरिम और फाइनल ऑडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से भी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से भी। कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से कि जी वो पूछ लेगा आपसे कि इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बीच में आप डिफरेंसेस बता दें। एक और चीज ये कह देगा कि जी आपने एक फॉर एग्जांपल रिसीवेबल के ऊपर या पेबल के ऊपर या कैश एंड बैंक के ऊपर या पेरोल किसी आइटम के ऊपर आपने इंटरिम ऑडिट किया है, बताएं फाइनल जब आप ईयर एंड पे आ गए तो क्या उसके ऊपर मजीद कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईफैक्ट एंड आईएसबी के कुछ 2-3 पेजेस हमारे सी टेक्स्ट में जिसके ऊपर वो डेफिनेशन चाहे तो आपसे पूछ सकते हैं, 2-3 मार्क्स से घुमा लीजिएगा उसको एक बार। और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आइजा 200 भी प्यारे बच्चों पिछले 2-3 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हो रहा है। सही है, तो इसके अंदर जो इनहेरेंट लिमिटेशन और रीजनेबल एश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियो की शक्ल में भी आ जाता है, एक्सपेक्टेशन गैप के साथ, स्टूवर्डशिप के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट की जो डेफिनेशन है, जो एडवांटेजेस हैं, जो यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पेपर से पहले लाजमी देखना है। आइजा 210 अगेन पिछले 2-3 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हो रहा, ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कह लेगा कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर बता दें। एक चीज अगर आप देखें पेपर का पैटर्न को, वो रिपोर्ट के फॉर्मेट को आपसे कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज करें, वो आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को कह रहा है पूरा फॉर्मेट बना के देता है, आपसे कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करें। लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में शायद कंफर्मेशन का सवाल आया था, उसने कहा था क्रिटिकली एनालाइज करें कंफर्मेशन के फॉर्मेट को। एंगेजमेंट लेटर के फॉर्मेट को उसने आज तक आपसे नहीं कहा कि जी क्रिटिकली एनालाइज करें, तो एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट वो आपको सामने रख सकता है और आपसे कहेगा जी इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। तो एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट आपने लाजमी देखना है। व्हाट आर प्री कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। और ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर उसने वही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में रिकरिंग ऑडिट का पूछा तो वो पूछ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइजा 220 एक साल पहले हमारे सिलेबस का पार्ट बना था क्वालिटी के ऊपर। अगर तो मैं इसके ऊपर देखूं तो 2 सवाल एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के ऊपर सवाल एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस से रिलेटेड, कंसल्टेशन से रिलेटेड, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट के ऊपर आ सकते हैं। फाइनल में उसका फेवरेट एरिया है, फाइनल में पूछना स्टार्ट कर दिया है उसने। बाकी प्रोफेशनल बॉडीज इसको पूछती हैं। क्वालिटी के ऊपर वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके सामने कुछ सवाल रख देगा और आपसे कहेगा जी कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी हमने क्लास में और वर्कशॉप में बेतहाशा प्रैक्टिस करी थी और ये वो स्टैंडर्ड है जो कि आपको सारे आइजा से लिंक कर देता है। आखिरी चीज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में देखें जो एक
तीन से चार साल पहले हमेशा एक सवाल एक्सपेक्टेड था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये बहुत अरसे तक आईकैप ने इसको एग्जामिन नहीं करा है। इस अटेम्प्ट के लिए प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखना है, उसके जो सेक्शन है उसको लाजमी पढ़ना है। प्लस रिसेंटली उसका माइंडसेट क्या हो गया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। सही है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो कंपनीज एक्ट में जो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर हैं, जो एडिशनल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट बनाऊं तो मैंने 4 से 5 ओपिनियन एडिशनल देनी होती है, जो कि मैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में रिपोर्ट कर रहा होता हूं वो, और डेट एंड सिग्नेचर। और ये डेट एंड सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट एज 700 में भी है, डेट एंड सिग्नेचर कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में भी है, तो वो दोनों को मिला जुला के भी आपसे एक सवाल पूछ सकता है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जब से ग्रिड चेंज हुई हमारी, आईकैप की कोड ऑफ एथिक्स की पहले अलग ग्रिड हुआ करती थी, वो फिर भी पूछता था। अब इसको इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली ग्रेड ए का पार्ट बना दिया गया है। पिछले 2 अटेम्प्ट से कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर अच्छे सवाल आ रहे हैं, इस बार भी चांसेस है कि अच्छा सवाल आ सकता है। हमारे पास मैंने कुछ सिनेरियोस रख दिए पास्ट पेपर एनालिसिस की बेसिस पे कि ये कुछ सिनेरियोस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके पास जितने भी 4-5 सिनेरियोस है ना, रिक्रूटमेंट सर्विस, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, रिसर्च सर्विस विद क्लाइंट, लॉन्ग एसोसिएशन, ये कॉन्सेप्ट हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में एक्सपेक्टेड है कि वो एम्प्लॉयमेंट के जो 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं उससे मिला के सवाल पूछ सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है, एक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रिलेशनशिप में एक चीज याद रखिएगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बिजनेस रिलेशन में फर्क होता है, वो यहाँ पे आईकैप आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ सर्विसेज है, टैक्सेशन एंड वैल्यूएशन सर्विसेज, वो इंपॉर्टेंट है, इस बार चांसेस है कि आ सकता है। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन्स एंड गारंटी और एडिशनल वर्क। तो ये कुछ सिनेरियोस हैं, इनको आपने लाजमी देखना है, पेपर से पहले पढ़ के पूरा जाने प्यारे बच्चों, बट पेपर से पहले इन सिनेरियोस को एक बार आप घुमा लीजिएगा। ग्रेड बी हमारी सबसे टेक्निकल ग्रेड है प्यारे बच्चों, इन टर्म्स ऑफ कि ये हमारी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है। इसकी जो वेटेज है वो 15 से 20 मार्क्स है। अगेन क्वांटम वाइज देखूं 5 आइजाज है इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं वो बहुत ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सही है, आइजा 300 प्लानिंग के ऊपर लास्ट टाइम उसने 8 नंबर का कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ किया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप बताएं क्या फैक्टर कंसीडर करेंगे। 315, 320, 240, 230 हर आइजा के ऊपर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आइजा 300 लास्ट टाइम 8 नंबर का एग्जामिन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और अगेन जिस तरह क्वालिटी के ऊपर सारे आइजा से लिंक्ड हो जाता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी भी आपका लिंक्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे हर आइजा में वैसे लिख दिया है, कंफर्मेशन बनानी है, बताएं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, सैम्पलिंग करनी है, बताएं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। सही है, रिलेटेड पार्टी का ऑडिट कर रहे हैं, बताएं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ये वाले जो सवाल है स्ट्रेटेजी के, वो उस आइजा के साथ मिला के भी पूछ सकता है, और ऊपर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगा और आपसे कहेगा जी मुझे बताएं इस अबव इन्फॉर्मेशन से ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सवाल में लिखा हुआ कंपनी उसके 400 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी कैसे अफेक्ट करेगी, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे अफेक्ट करेगी कि 400 रिटेल आउटलेट, तो मैंने कौन से आउटलेट सेलेक्ट करना है, कौन से आउटलेट सेलेक्ट नहीं करना है। तो वो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। आइजा 300 में कॉन्सेप्ट है क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, जो कि मेरी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, हालांकि 2-3 साल पहले 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछ चुका है कि अगर फर्स्ट ईयर होगा तो क्या एडिशनल कंसिडरेशन आपने देनी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने लाजमी देखना है प्यारे बच्चों। 315 जब से ग्रेड चेंज हुई है, दोनों अटेम्प्ट वो आपसे ऑडिट रिस्क पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ऑडिट रिस्क पूछेगा, लेकिन इस बार देखिए ऑडिट रिस्क पूछने के पास उसके 3 तरीके हैं। पहला आपसे कहेगा कि मुझे बताएं क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। सही है, सवाल ऊपर आपको दिया होगा और वो आपसे कहेगा कि जी एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है और उसके लिए आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं आप क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल सवाल में लिखा हुआ आ गया मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने फॉरन से मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करी, उससे आपने पूछा कि कहीं आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन तो नहीं कर गया, कहीं उसके आने की वजह से आपकी सेल्स तो डिक्लाइन नहीं कर गई। तो ये कुछ इंक्वायरीज होगी जो कि आपको करना होगा। इसी तरीके से आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले साल के रेवेन्यू को इस साल के रेवेन्यू से कंपेयर कर लिया, इस साल के रेवेन्यू को बजटेड रेवेन्यू से कंपेयर कर लिया। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है वो आपको नंबर्स देगा और नंबर्स देके आपसे कहेगा कि यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, या तो ये वर्ड यूज कर देगा और वो कहेगा ऊपर जो नंबर दिए हुए और जो कमेंट्री लिखी हुई है उससे फ्लक्चुएशंस या इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करें, एंड बेस्ड ऑन दैट फ्लक्चुएशन इनकंसिस्टेंसी मुझे ऑडिट रिस्क बताए और उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे प्रोसेस बताए। ये इंपॉर्टेंट एरिया है प्यारे बच्चों। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से वो नहीं पूछ रहा, उससे पहले 2-3 अटेम्प्ट तक वो पूछता आ रहा था। बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट है, एक अटेम्प्ट में वो एग्जामिन कर चुका है आपसे कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बिजनेस रिस्क बताएं। एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे कहेगा कि जी मुझे बिजनेस रिस्क बताएं, बिजनेस रिस्क से मुझे ऑडिट रिस्क बताएं।
सिग्निफिकेंट रिस्क एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिग्निफिकेंट रिस्क आईजा 315 रिवाइज हो चुका है प्यारे बच्चों, और उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी है। सही है, तो या पॉसिबल है कि चूंकि सिग्निफिकेंट रिस्क अब ये आखिरी बार एग्जामिन होगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगी डेफिनेशन। चांसेस है कि आईकैप इस बार आपसे सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर सवाल पूछ ले, कि आपसे कहे कि इन द अबव सिनेरियो मुझे पता है कौन सा रिस्क नॉर्मल रिस्क है, कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है, अलोंग विद द जस्टिफिकेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, जब रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको एफएस लेवल और एसेशन लेवल से लिंक करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आईकैप ने इतने नहीं पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी वो आपसे पूछ ले। प्लस एफएस लेवल में हमारे पास एक रिस्पॉन्स है टू द असेस रिस्क, जी अगर एफएस लेवल पे रिस्क होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो हम एलिमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम इंगेजमेंट टीम अच्छी भेजते हैं, हम एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, हम अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कुछ 5-6 प्रोसीजर्स है, इंपॉर्टेंट है। आईजा 330 से इसको आईजा 330 से लिंक करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है। एनपीओ इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आईकैप ने बहुत अरसे से इसको नहीं पूछा है। एनपीओ की शक्ल में वो आपसे पूछ ले कि मुझे ऑडिट रिस्क बताएं। अच्छा जी, आगे चलते हैं 320। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, आईजा 315 पिछले 2 अटेम्प्ट से 30 मार्क्स तक का एग्जामिन हुआ। एक अटेम्प्ट में 10 नंबर और एक अटेम्प्ट में कोई 20 नंबर। और ऑडिट रिस्क इक्वेशन जो है लास्ट अटेम्प्ट एग्जामिन हुआ था, ऑडिट रिस्क इक्वेशन आपने लाजमी देखनी है, स्पेशली इसमें जो मेरे पास कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क होता है। एक्सपेक्टेड है कि आईकैप आपसे सवाल पूछे और आपसे कहे कि जी इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा रिस्क इनहेरेंट रिस्क है, कौन सा कंट्रोल रिस्क है और कौन सा डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है जी। आईजा 320 मटेरियलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है, पूरा पढ़ के जाना है, वैसे आपने 100% पढ़ के जाना है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अगर उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनेगा तो ये 3 एरियाज है जहां से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कि वो आपसे कहेगा इन द अबव सिनेरियो मुझे मटेरियलिटी डिटरमाइन करके दे, या उसने मटेरियलिटी डिटरमाइन की भी होगी, आपसे कहेगा कि जी कमेंट करें मटेरियलिटी के ऊपर, या मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को वो सैम्पलिंग और रिपोर्ट के साथ मिला के दे देगा। रिपोर्ट के साथ मिसेस स्टेटमेंट में बता दे मटेरियल है कि नहीं, जो कि वो नॉर्मली इनडायरेक्टली पूछता है, या आपको एक मिसेस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई भी सैम्पलिंग करते हुए उसको आपने प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, टॉलरेबल मिसेस स्टेटमेंट से एक्सीड करिए कि नहीं करिए। इन कॉन्सेप्ट को एग्जामिन कर सकता है। मटेरियलिटी के कुछ यूजेस होते हैं मेरे पास प्लानिंग फेज में, परफॉर्मेंस फेज में, रिपोर्टिंग फेज में। इसके ऊपर अगर वो चाहे तो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। और मटेरियलिटी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जामिन हो सकता है। अगली चीज हमारे पास है आईजा 240 फ्रॉड। अगेन पिछले 2 अटेम्प्ट से, जब से हमारी स्कीम चेंज हुई है, पिछले 2 अटेम्प्ट से इसको एग्जामिन नहीं किया गया है। ये इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कुछ अगर उसने आपसे जनरल कॉन्सेप्ट पूछ लिया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की शक्ल में, तो वो ये पूछ लेगा कि फ्रॉड की इनहेरेंट लिमिटेशन बता दो, फ्रॉड के ऊपर जिम्मेदारी किसकी की होती है बता दो, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछ लेगा। अगर वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन एरियाज में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरीके से, कि वो आपसे कहेगा जी बताएं फ्रॉड रिस्क फैक्टर मुझे ऊपर बताएं कि इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इसके जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, चाहे वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो, दोनों सूरतों में ये वो एरियाज हैं जो कि आईकैप ने इतने ज्यादा एग्जामिन नहीं करे। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट उसने आज तक आपसे नहीं पूछा है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इन एरियाज के ऊपर आपसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर की तरफ बात कर सकता है। मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। मैनेजमेंट के पास क्या टेक्निक है, एमओसी कैसे कर सकता है, एमओसी का रिस्क क्या होता है, और एमओसी और एफएस लेवल के रिस्क के अगेंस्ट आपके पास प्रोसीजर्स क्या होंगे। एक एरिया ये है, इसको मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव 3 आईजा 240 का। जब आप, क्योंकि मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, ये वो सिनेरियो जिसको आईकैप ने बहुत 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 अरसे तक नहीं पूछा है। ऑब्जेक्टिव 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है। इसको डिफरेंट शक्ल में पूछ सकता है, कंफर्मेशन के साथ भी पूछ सकता है, सैम्पलिंग के साथ भी पूछ सकता है। मैंने आगे स्लाइड्स में इसको मेंशन कर दिया है। आईजा 230 डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आईकैप इसको एग्जामिन नहीं कर रहा होता, चांसेस है कि एग्जामिन कर सकता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंजेस कर सकता हूं? द आंसर इज नो। कुछ एक्सेप्शन है वो आपसे पूछ सकता है। और फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। एक चीज अगर थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछे तो वो ऐसे पूछ सकता है कि वो आपको एक टेबल बना के दे देगा और वो आपसे कहेगा कि जी ऊपर मैनेजमेंट, ऊपर क्लाइंट, ऊपर ऑडिटर ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, एनालाइज करें कि क्या ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक है कि नहीं है। तो उसमें प्रिपेयर का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिव्यूअर का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, डेट्स मेंशन है, ऑब्जेक्टिव मेंशन है, प्रोसीजर सही है, कंक्लूजन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें वो आपसे इस तरीके से एग्जामिन कर सकता है प्यारे बच्चों। अगली ग्रेड, ये वो ग्रेड है जो कि
जो कि डिसाइड करेगी कि बच्चा पेपर पास करेगा कि बच्चा पेपर फेल करेगा। मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं, ये वो ग्रेड है जो कि कल के पेपर में जो आपका पेपर होगा जैसे इंशाल्लाह, उसमें ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आपने पेपर पास करना है कि फेल करना है। ग्रेड सी, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। प्यारे बच्चों, आपके पास ये बेतहाशा आधे से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे मौजूद है, तभी इसकी कवरेज भी ज़्यादा रखी हुई है। पहले इन्हीं एरियाज की कवरेज 20-25 मार्क्स होती थी, अब 50-55 मार्क्स तक चली गई है। सही है। इसमें जिन पे मैंने स्टेरिक बनाए हुए हैं, ये वो हैं जिनको लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं किया गया है प्यारे बच्चों। तो ये 6 आइजाज तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ने। ऑडिट एविडेंस, आईटी, सैम्पलिंग, रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिट एक्सपर्ट, इन 6 आइजाज को एग्जामिन ही नहीं किया है। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर लास्ट 2 अटेम्प्ट से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे 3 कंट्रोल बता दो पेटी कैश के ऊपर, मुझे 4 कंट्रोल्स बता दो पेरोल के घोस्ट एम्प्लॉयज के ऊपर। सही है। इंटरनल कंट्रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका फोकस हमेशा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे ज्यादा रहा है। इस ग्रेड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हमने इसमें क्या करना है। हमारे पास जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपके साथ देख लें, यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई है। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिफरेंट आइजाज के साथ लिंक होके आ सकते हैं। ठीक है। वो डिफरेंट आइजाज हमारे पास कौन है, वो रिस्क के साथ आपसे सब्सटेंटिव पूछेगा, वो थोड़ी देर पहले बताया। वो एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ आपसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछेगा, थोड़ी देर पहले बता दिया है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नीचे हम डिस्कस करेंगे कि वो सवाल में आपसे कहेगा जी व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सब्सटेंटिव उनके साथ भी आ सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ सब्सटेंटिव के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं नीचे इसको अलग से ही बता रहा हूँ कि जी फॉर एग्जांपल उसने आपको बता दिया कि कंफर्मेशन भेज दी, रिप्लाईज आ गए या रिप्लाईज नहीं आए। रिप्लाईज आ गए, मैच कर रहे हैं या मैच नहीं कर रहे हैं, बताएं आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। सही है। उसमें फ्रॉड की इंप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, उसमें रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, उसमें बेतहाशा इंप्लीकेशंस आ सकती हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ भी सवाल आता था कि इवैल्यूएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। ये वाला सिनेरियो लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन हो चुका है, सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ तो एग्जामिन कर चुका है। सही है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल नहीं आया था, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सवाल था। ये कुछ मैंने आपके आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रखे हैं प्यारे बच्चों, पेपर से पहले इनको घुमा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जो कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स हैं और जो कट ऑफ के प्रोसीजर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्रिकी प्रोसीजर होते हैं। सही है। हमारे पास पीपी के प्रोसीजर बड़े इंपॉर्टेंट है। पीपी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है CWIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनटेंजिबल में प्यारे बच्चों हमारे पास 2-3 चीजें आ जाती हैं। इनटेंजिबल में हमारे पास गुडविल भी आ जाता है, इनटेंजिबल में हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक्रूवल्स उसने इतना नहीं पूछा है, चांसेस है कि पूछ सकता है। पेरोल के ऊपर प्यारे बच्चों उसने लास्ट टाइम में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पेरोल पे थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए कह दिया था। उससे पिछले टाइम में इंटरनल कंट्रोल ओवर पेरोल पूछ लिया था, इस लिहाज से पेरोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, प्रोविजन फॉर वारंटी, सेल्स, परचेज एक्सपेंसेस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड वैल्यूएशन एसेशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों सारे सब्सटेंटिव की, इनको लाजमी ग्रिप में रखना है आपने। इंटरनल कंट्रोल, मुझे अपरेंटली इस बार लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कोई 10-15 नंबर का अच्छा सवाल आएगा। पिछले 2-3 अटैम्प्ट से आई के अपने इसके ऊपर बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे सवाल नहीं पूछे। सही है। फिक्स एसेट आई के अपने आज तक नहीं पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्स एसेट के इंटरनल कंट्रोल्स। परचेज एंड सेल साइकिल्स हमेशा से पूछता आता रहा था, पिछले 2-3 अटैम्प्ट से नहीं पूछी है। चांसेस है कि वो आपसे परचेज एंड सेल साइकिल पूछ लेता है, और इसके अंदर अगर वो थोड़ी सी हरकत करना चाहे तो वो ये हरकत कर सकता है कि साथ में आईटी कंट्रोल्स को भी मिला सकता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को भी मिला सकता है। ठीक हो गया जी। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है, जिसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट भी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल भी है, कंट्रोल एक्टिविटीज भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आई के अपने आज तक कभी एग्जामिन किया नहीं है, इस बार चांसेस है कि वो आपसे इन एरियाज को पूछ सकता है। मैनेजमेंट लेटर प्यारे बच्चों, देखिए वही वाली बात कि वो आपको सवाल दे देगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा मुझे कंट्रोल वीकनेस बताओ, कंट्रोल रिकमेंडेशन बताओ, इफेक्ट बताओ, वो आपको लाइन लिख देगा ड्राफ्ट मैनेजमेंट लेटर। तो यही 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, कंट्रोल वीकनेस, कंट्रोल रिकमेंडेशन और इफेक्ट। याद रखिएगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में और मैनेजमेंट लेटर में फ़र्क होता है। अगर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है तो वो मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट की जाती है, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आइजा 580 के हिसाब से ऑप्टेन करता हूँ। वॉक थ्रू एंड DNI, इसके ऊपर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या इसके ऊपर एक डेफिनेशन या इसके ऊपर डिफरेंसेस एक्सपेक्टेड है, क्या क्या पूछ सकता है। इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल कंपनी, NPO स्मॉल कंपनी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल कंपनी, क्या इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है,
स्मॉल कंपनी में ऐसे क्या कंट्रोल होते हैं जो कि इसको मिटिगेट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ऑडिट की लिमिटेशंस है, इसी तरह इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशंस है। तो एक्सपेक्टेड है कि सवाल आ सकता है। 2 से 3 चीजें याद रखिएगा। आप इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते प्यारे बच्चों। अगर आप इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हो तो इसलिए टेस्ट करते हो ताकि आपको सब्सटेंटिव कम करना पड़े, लेकिन इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। ये इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन गैप के साथ भी एक सवाल मिलके आ सकता है कि वही आपका जूनियर और आपका दोस्त कह रहा है कि जी आपने कंट्रोल पे काम किया था तो कंट्रोल पे आपने ओपिनियन भी दी होगी और कंट्रोल ठीक होंगे और कोई भी एरर और फ्रॉड के चांसेस नहीं है। तो इससे मिला जुला के वो सवाल पूछ सकता है। इन्वेंट्री की क्वांटिटी की वेरिफिकेशन के ऊपर लास्ट टाइम बेतहाशा सब्सटेंटिव प्रोसीजर आ गए थे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि इन्वेंट्री काउंट के ऊपर वो कंट्रोल आपसे पूछ ले, सही है। और रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास 2-3 स्टेप्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल को रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। आईटी पिछले लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ, उससे पिछले अटेम्प्ट में 5 नंबर का जीआईटीसी के ऊपर सवाल आया था। आईटी प्यारे बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर इंटरनल कंट्रोल से मिला के भी पूछ सकता है, अलग से भी सवाल पूछ सकता है। आईटी के अंदर हमारे पास जनरल आईटी कंट्रोल है, डेटाबेस और सिस्टम कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम लॉक्स का, इसके ऊपर वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एप्लीकेशन कंट्रोल किसी भी साइकिल के साथ मिला के भी दे सकता है। ऊपर जो फिक्स एसेट साइकिल पड़ी, सेल्स पड़ी, इन्वेंट्री पड़ी, उसके साथ मिला के भी दे सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट है चेक डिजिट, बैच टोटल, इंक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको स्पेसिफिकली आईकैप आपसे पेपर में पूछ सकता है। और जब सामने वाले मैनेजमेंट इतने आईटी यूज कर रहे हैं तो यार आप भी आईटी यूज कर रहे हैं, क्या मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, कि अगर मैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज नहीं करता, अगर मैं आईटी पे रिलायंस नहीं ले रहा, तो मुझे ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर करना पड़ेगा। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, चांसेस है कि वो आपसे इस बार पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। अगली चीज हमारे पास है इसमें आइजा 505। अभी तक हम ग्रेड सी में प्यारे बच्चों। आइजा 505 में एक चीज मैंने आपको बता दी, ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ लिंक करके पूछ सकता है कि आपको सवाल दे देगा, आपसे कहेगा बताए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होगी, किसको किसको पॉजिटिव भेजनी है, किसको नेगेटिव भेजनी है, किसको ओपन भेजनी है, किसको क्या कहते हैं ब्लैंक इन्फॉर्मेशन भेजनी है, सही है, कि स्ट्रेटिफिकेशन करनी है कि नहीं करनी। तो ये एक अच्छा एरिया है जिसके ऊपर वो आपसे सवाल पूछ सकता है ऑडिट स्ट्रेटेजी का। और वो आपको एक टेबल बना के दे देगा कि आपने कंफर्मेशन भेजी, ये कह रहा है कितने का डिफरेंस है, ये कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं देने, ये कह रहा है कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, ये कह रहा है कि मुझे तो कंफर्मेशन कभी मिली ही नहीं, मैं तो कभी कंपनी का कस्टमर भी नहीं हूँ। तो एक्सेप्शन, रिफ्यूजल ऑफ फ्रॉड वाली इंप्लीकेशन, कि अगर सामने वाला कहता है कि भाई मैं तो उनका कस्टमर हुई नहीं, इसका मतलब है ये एक मिस स्टेटमेंट है, लेकिन इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, जो मैंने ऊपर एज 240 का ऑब्जेक्टिव 3 आपको बताया। ओपन एंड ब्लैंक कंफर्मेशन, पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगली चीज आइजा 520, लास्ट अटेम्प्ट में जो उसने 3 से 4 नंबर का सवाल पूछा था, वो उसने आज तक फाइनल में भी नहीं पूछा था, कि कमेंट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, सही है। एनालिटिकल प्रोसीजर को जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे साथ बताया कि वो रिस्क के साथ भी पूछ सकता है, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ भी पूछ सकता है, और उसके अलावा वो आपसे ये कह सकता है कि फ्लक्चुएटिंग कंसिस्टेंसी जो रिस्क वाले सवाल के साथ था। और अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे कहेगा कि जी एनालिटिकल प्रोसीजर एट द कंक्लूडिंग स्टेज। एक चीज याद रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर में वो आपसे कह सकता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, कि वो आपसे कहेगा कि मुझे पेरोल के ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल करके दो, या वो आपको डेटा दे देगा और कहेगा बेस्ड ऑन द अबव डेटा आप मुझे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के दें। तो ये क्लास में प्रैक्टिस करी थी हमने, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज एज 530 सैम्पलिंग नहीं पूछ रहा, बहुत अटेम्प्ट हो गई सैम्पलिंग के ऊपर सवाल नहीं पूछा। बच्चों कोई रिस्क ना लेना, पूरा पढ़ के जाना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सैंपल साइज, सैंपल साइज के ऊपर आई के अपने अभी तक सवाल नहीं पूछा। सैंपल साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग में हमारे पास टीओडीज भी होती हैं, टीओसीज भी होती हैं। टीओसीज उसने आज तक कभी पूछे ही नहीं है, सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मिस स्टेटमेंट की प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग को इवैल्यूएट करने के ऊपर से सैम्पलिंग करके दी हुई होगी, आपसे कहेगा जी इवैल्यूएट करें, तो आप इवैल्यूएट कर दीजिएगा कि भाई हैपेजेट है तो ये नॉन स्टैटिस्टिकल है, इसके रिजल्ट को आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, और आपने स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करी और इसमें आप एमयूएस कर सकते थे। और सैम्पलिंग के साथ वो ऑडिट स्ट्रेटेजी का सवाल भी पूछ सकता है आपसे। अगली चीज हमारे पास है प्यारे बच्चों आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। अगेन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ, इवन पिछले 2-3 अटेम्प्ट में शायद एग्जामिन नहीं हुआ है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। रिलेटेड पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी के साथ, कि अगर मैनेजमेंट आरपी को डिस्क्लोज नहीं करती, ये प्ली लेके कि तो इमटेरियल है, ये कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट कर सकता है। आर्म्स लेंथ का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है आपके पिछले 1 साल वाले कुछ में जब स्कीम चेंज हुई थी, सही है। और ये मैं आर्म्स लेंथ इसके ऊपर एक बॉक्स बना रहा हूँ,
और ऑडिट प्रोसीजर ऑन द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर फ्रॉड रिस्क। ये स्टडी टेक्स्ट में आपके स्पेशली 2 कॉन्सेप्ट न्यू ऐड हुए हैं प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर वो आपसे सवाल पूछ सकता है। प्लस प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट के लिए भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, आपके लिए भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्यों हमारा हाई रिस्क होता है, व्हाई हाई रिस्क, सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे रिलेटेड पार्टी के ऊपर। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में सवाल तो आया था प्यारे बच्चों, लेकिन वो सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल नहीं था, वो आइजा 560 का सवाल नहीं था। उसमें जो अमेंडमेंट के ऊपर आपने कमेंट्री करनी थी वो IAS 10 था आपका, और जो प्रोसीजर आपने बताने थे वो सब्सटेंटिव थे। तो इस लिहाज से आइजा 560 इस अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है इसके अंदर, डुअल डेटिंग वाला प्यारे बच्चों, लाजमी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, सही है। सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ द FS एक कॉन्सेप्ट है हमारा, चांसेस आके पूछ सकता है। नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एडिशनल प्रोसीजर्स, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और अगेन वही वाला सवाल, इसको लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट कर लिया उसने, इवैल्यूएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन, तो सब्सिक्वेंट को सब्सटेंटिव के साथ भी वो पूछ सकता है। आइजा 570 गोइंग कंसर्न, पिछले 2 अटेम्प्ट से कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली इसके ऊपर सवाल आ रहा है गोइंग कंसर्न के ऊपर, और रिक्वायरमेंट में गोइंग कंसर्न का वर्ड यूज हो रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स और कंडीशन वो आपसे कह सकता है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, सवाल में आपसे वो प्रोसीजर का कह सकता है, और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपसे पूछ सकता है। और जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर वो जाएगा, 2 चीजों में जा सकता है। पहला, वो आपसे कहेगा इन द अबव सिनेरियो मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का फॉर्मेट डिस्क्राइब करके बना के दें, या आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ होगा और उसमें गोइंग कंसर्न का सेक्शन आ रहा होगा, तो आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा प्यारे बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। ये सवाल रिस्क के साथ भी आ सकता है, ये सवाल मेरा प्रोसीजर्स के साथ भी आ सकता है, ये सवाल मेरा रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ भी आ सकता है, ठीक हो गया जी। आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में, उससे लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल आया था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उसने कहा था क्रिटिकली एनालाइज करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को। और लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से एक सवाल था कि जी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के ऊपर अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगी तो बताएं आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। ये वाला जो चीज़ था नॉट प्रोवाइडेड, ये लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है रह क्या गया, जो हमारे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अदर आइजाज की होती हैं, चांसेस है कि वो आपसे वो पूछ सकता है। डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट होगा और ऑडिट एविडेंस इज इनकंसिस्टेंट विद द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स हैं प्यारे बच्चों, किसके लेटर हेड पे जाएगा, किसका मुखातिब होगा, सामने वाला कौन साइन करेगा, उसकी डेट क्या होगी, क्या वो लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकता है, क्या वो किसी से कंफर्म करके आपको कंफर्म कर सकता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी देखना है। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से आए कि जी वो आपसे कहेगा इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, इफ़ यस मुझे ड्राफ्ट करके दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगली चीज़ 610 लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में नहीं हुआ है। 610 में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस एंड एरियाज। ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको आई के अपने हिस्ट्री में आज तक एग्जाम में नहीं करा। डायरेक्ट असिस्टेंस के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, क्या डायरेक्ट असिस्टेंस मुझे लेनी भी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दूसरा अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हूँ तो किन एरियाज में लूँ, और प्लस मुझे वो एग्रीमेंट वगैरह साइन करने होंगे। सही, डायरेक्ट असिस्टेंस उसने सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन में पूछा था, उसके अलावा कभी नहीं पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइजा 610 का स्कोप 2, सही है। और जो एरियाज वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या आपसे कहेगा कि जो इंटरनल ऑडिटर ने इन एरियाज पर काम किया, बताएं इनमें से कौन से ऐसे एरियाज है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। प्लस वेदर टू रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं हमारे पास। आखिरी चीज, इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट। 620 एक्सपर्ट भी प्यारे बच्चों वो नहीं पूछ रहा है, बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो थोड़े से इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो नाम है एक्सपर्ट का, कि क्या मैं एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, क्या मैं एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकता हूं अपनी रिपोर्ट में, नहीं कर सकता वो, और क्या एक्सपर्ट की नीड है या एक्सपर्ट की नीड नहीं है। एक चीज और ऐड कर देता हूं, इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि अगर उसका काम एडिक्वेट नहीं होगा तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखना है आपने। हमारी आखिरी ग्रेड बची है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेड डी, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। 10 से 15 नंबर का सवाल आएगा। नॉर्मली ये पेपर में एक ही सवाल आपके पास होगा जो कि 10 से 15 मार्क्स का होगा। इसके अंदर हमारे पास 5 आइजाज मौजूद हैं, 4 आइजाज हैं और 1 ISRE है। आइजाज 700 के ऊपर प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द ऑडिट रिपोर्ट। फाइनल में कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में ये पूछा जा रहा है,
लाजमी है, कैफ में भी आपसे पूछेगा, एक पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दे देगा और आपसे कहेगा क्रिटिकली इसको एनालाइज करें। पेपर से पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने लाजमी देखना है, चाहे वो 700 के हिसाब से हो या 705 के हिसाब से हो, 706 हो या 570 हो। दूसरी चीज़, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट के ऊपर, सिग्नेचर के ऊपर और ऑडिटर की जिम्मेदारी के ऊपर। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये हमारे स्टेट एक्स में ऐड हुआ है प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ये आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। की ऑडिट मैटर, लास्ट अटेम्प्ट में उसने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ ही पूछ लेगा, बताएं कि इसमें कैम देंगे कि नहीं देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, वो आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकता है, आपसे ड्राफ्ट करने के लिए कह सकता है, कैम की कुछ एक्सेप्शन है कम्युनिकेट करने के, इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैम का इंटरेक्शन है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स से, कि गोइंग कंसर्न और कैम है तब क्या करेंगे, कैम और एम्फेसिस है तब क्या करेंगे, कैम और मॉडिफाइड ओपिनियन है तब क्या करेंगे। तो इस चीज के ऊपर वो सवाल पूछ सकता है। मॉडिफिकेशन प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ भी पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि मुझे पॉसिबल इम्प्लीकेशन बताएं रिपोर्ट में। वो आपसे इस बार लाजमी कहेगा कि मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दें और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दें। और ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन जो कि हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इफ मैनेजमेंट इम्पोज्ड स्कोप लिमिटेशन, एक बड़ा जबरदस्त आया 705 का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करेगी और सवाल की रिक्वायरमेंट आ गई डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करती है तो आपके पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट नहीं मानती, 2 साल गवर्नेंस के पास जाएंगे, वो नहीं मानती, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट मिल जाता है। अगर उसका इंपैक्ट आपको लगता है डिस्क्लेमर है तो आप विड्रॉ करेंगे, विड्रॉल पॉसिबल है या विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ईओएमपी एंड ओएमपी वो सवाल में मिक्स करके आपसे पूछ रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो आपसे कह दे कि यार मुझे डिफरेंस बता दो, कुछ एग्जांपल्स बता दो, और कुछ ईओएमपी या ओएमपी की आपसे ड्राफ्टिंग पूछ सकता है कि लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, बताएं ओएमपी कैसे ड्राफ्ट करेंगे। पिछले इस साल एक बड़ी कंटीजेंसी चल रही है, आपने डिसाइड किया कि इसको ईओएमपी में कम्युनिकेट करना है, बताएं इसके ऊपर ईओएमपी आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस है, ये वीडियो आपने सुकून से देखनी है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करनी है। इंशाल्लाह चांसेस है कि अगर आप देखें कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिन ही नहीं हुए, चांसेस है कि वो एग्जामिन होंगे, और कुछ एग्जाम्स जो एग्जामिन हो गए तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। पढ़ना आपने 100% है प्यारे बच्चों, मैंने भी आपको 100% पढ़ाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ाया है, आपने खुद भी 100% पढ़ना है। और लेकिन पेपर से एक दिन पहले जब 6 घंटे 4 घंटे जब आपने रिवाइज करना है तो इन स्लाइड्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक्टिव रहिएगा, बिकॉज अभी Q&A सेशंस भी होंगे, और उसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी टेक्निक्स, कुछ अच्छे टिप्स वगैरह मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे वॉइस नोट्स भी आपको भेजूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।